नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सबके समक्ष जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं वह टॉपिक आज के वर्तमान युग में न केवल विविध तरीके से सोचने विचारने और कहीं न कहीं चर्चा परिचर्चा के केंद्र में हम सबको खींच कर ले जाता है, बल्कि वह एक खास तरह के वर्ग, खास तरह के व्यक्ति, खास तरह के जो तत्व हैं उनको कहीं न कहीं एक चर्चा के केंद्र बिंदु में शामिल करने की भी कोशिश करता है। आज के इस वर्तमान युग में जिस तरीके से हर किसी को अपने निजत्व के बोध पर, अपने होने के बोध पर, अपनी अस्मिता की पहचान को लेकर कहीं न कहीं एक आत्मश्लाघता की स्थिति देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विषय पर चर्चा परिचर्चा करना निश्चित तौर पर हमें इस संदर्भ में सोचने पर विवश करती है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हैं वो है अस्मिता मूलक विमर्श। अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत जो वर्तमान संदर्भ में जिन जिन विषयों को लेकर शामिल किया गया है, जिन जिन विषयों पर बातचीत करने की पहल की जा रही है, वह विषय निश्चित तौर पर अत्यंत ही उत्तरदायी भी हैं और जिम्मेवार भी कि इन विषयों को इससे पूर्व क्यों नहीं बातचीत किया जाता रहा। यह एक मानक तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं यह सोचने के लिए विवश भी करते हैं कि इसमें जो भी घटनाएं, परिघटनाएं, स्थितियां, व्यक्ति या जो भी समुदाय शामिल किए जाते हैं, वो समुदाय अपने अधिकारों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर, अपने पन के भाव को लेकर, अपनी स्वतंत्रता को लेकर इससे पूर्व क्यों नहीं दिखाई पड़ते रहे या उनकी स्थिति अचानक इस तरीके से कैसे उत्पन्न हो गई, इन्हीं सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। चूंकि अस्मिता मूलक विमर्श एक खास तरह के विमर्शकारी जो स्वरूप है, विमर्शकारी जो केंद्र बिंदु है, उस ओर हमें प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, हमें यह बताने की कोशिश करता है कि जो इसके दायरे में जो शामिल किए जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति निष्ठ अस्मिता हो या सामूहिक अस्मिता हो या सामुदायिक अस्मिता भी जिसे कह सकते हैं, तो उन अस्मिताओं में जैसे खासकर आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, लैंगिक विमर्श, भाषाई के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर तमाम तरह के जो विषय आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो इन विषयों का केंद्र बिंदु क्या है, इन विषयों की चर्चा क्यों इतनी तेजी से की जा रही है, इनके पीछे जो शोषण है, जो इनके पीछे छुपे षड्यंत्र हैं, सामाजिक स्तर पे हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो, किस तरीके से इसको अंजाम के स्तर तक पहुंचाया जाता रहा है, इन्हीं सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे भी। आपसे एक निवेदन यह है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो उद्देश्य है सबके पास तक इस विषय की जानकारी उपलब्ध कराना, उसको पूरा किया जा सके, तथा शेयर भी जरूर करें ताकि आपके ही जैसे दोस्तों तक इस वीडियो का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो पाए और उन तक यह पूरी बात पहुंच पाए। अब हम एक बात आपसे कहकर पुनः स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से ही चीजों को स्पष्ट किया जा सकता है कि आज के वर्तमान संदर्भ में जिन अस्मिताओं को इसके केंद्र बिंदु में शामिल करके बातचीत करने की पहल की जा रही है, वह सभी अस्मिताएं किसी न किसी तरीके से उपेक्षित, वंचित या हताश, निराश की स्थिति में रही हैं। यही कारण है कि वह आज अपने उन सभी अधिकारों को लेने के लिए, उन सभी मानकों को तय करने, उन सभी मूल्यों को पाने की इच्छा के माध्यम से पहले संघर्ष की स्थिति में दिखाई पड़ती है और एक बड़े व्यापक आंदोलन के सिरे से होते हुए आज अपनी आवाज को न केवल राज्य, राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी बखूबी रख रही है। तो यह स्थिति कैसे
हर अस्मिता मूलक विमर्शकारी जो तत्व हैं उनमें कैसे देखने को मिलती है, इसको हम अब बखूबी देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम दलित विमर्श, जो कि एक बड़ा विमर्श है और अपने उस विमर्शकारी स्वरूप को किस तरीके से प्रकट करता है, इसको हम जानते हैं। लेकिन उससे पूर्व हमें अस्मिता के स्वरूप को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अस्मिता की स्थिति को, अस्मिता क्या होती है उसको, या अस्मिता की रूपरेखा क्या होती है, उसमें किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है, या अस्मिता से क्या तात्पर्य है, अस्मिता और अस्तित्व में क्या फर्क है, इसको जब तक हम नहीं पहचान लेते, जब तक हम नहीं जान लेते, तब तक हम दलित विमर्श या स्त्री विमर्श या आदिवासी विमर्श या अन्य जो भी विमर्श है उस पर चर्चा परिचर्चा करना हम उचित नहीं समझते। तो हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से एक एक चीजों पर हम बात को स्पष्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्क्रीन पे। मूलक विमर्शों के केंद्र में आज निश्चित तौर पर जिन बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है, जिन बिंदुओं को कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है, उनमें एक सामाजिक ढांचा या सामाजिक जो षड्यंत्र है उसको कहीं ना कहीं मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है। और वैसे लोग जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी पहचान, जिनके अस्तित्व बोध या उनके होने के बोध पर खतरा मंडराता रहा है, या उनको कहीं ना कहीं मनुष्य की योनि में होने के बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं खारिज कर देने की पहल की जाती रही है, उन सभी को कहीं ना कहीं उनके खोए हुए अधिकार, उनके स्वरूप या उनके होने के बोध को कहीं ना कहीं वापस लौटाने या उनको मनुष्य के केंद्र में रखकर मनुष्य होने के भावों को कहीं ना कहीं व्यक्त कराने की पहल इस अस्मिता मूलक विमर्शों के दायरे से किया जा रहा है। तो इस ओर हमारा ध्यान निश्चित तौर पर आज जिन पहलुओं को लेकर अस्मिता मूलक विमर्श खड़ा है या दिखाई पड़ रहा है उस ओर जाता है। चूँकि अस्मिता का प्रयोग आज दमन, उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे अमानवीय घटकों के विरुद्ध संघर्ष के रूप में किया जा रहा है, जबकि इसकी अर्थगत पहचान अपने होने के बोध, पहचान, आइडेंटिटी बताने अथवा अपने स्वयं की पहचान को बताने के लिए किया जाता रहा है। अर्थात कहा जाए कि जो व्यक्ति की अपनी जो पहचान होती है, जो अपने होने का बोध होता है, जो आइडेंटिटी उसकी होती है, उस आइडेंटिटी को जिन तत्वों ने, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, जिन तत्वों ने उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया, आघात पहुंचाया या उस पर प्रहार किया, या उसके जो मूल्य हैं उन मूल्यों को कहीं ना कहीं उसे प्राप्त होने से छीना, उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं अर्जित होने में बाधा उत्पन्न कराया, उन सभी साजिशों को, उन सभी षड्यंत्रों को कहीं ना कहीं खोलने का कार्य, कहीं ना कहीं स्पष्ट करने का कार्य यह अस्मिता मूलक विमर्श आज बखूबी रूप से कर रहे हैं। चूँकि अस्मिता हमारी एक पहचान होती है जिसके माध्यम से हम अपने होने का बोध कर पाते हैं। चूँकि अस्मिता व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि यह वर्ग या समुदाय आधारित होती है, अर्थात इसकी पहचान समष्टि रूप में होती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस अस्मिता की बात हम यहाँ पर करते हैं, जिस अस्मिता की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उस अस्मिता में स्वयं के बोध को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दिया जाता है, अर्थात अपने होने का बोध। और यह होने का अपना जो बोध है वह कोई व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि यह एक समष्टिगत होता है। समष्टिगत कहने का तात्पर्य यह है कि वह किसी एक व्यक्ति या किसी एक प्राणी के भाव को इंगित करता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि उसके अंतर्गत सभी के भाव, सभी के विचार, सभी के स्वरूप समाहित होते हैं और यही उसे अन्य व्यक्तियों से इतर अपना उत्तरदायित्व निभाने में प्राथमिकता प्रदान करते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि अस्मिता से तात्पर्य अपने होने का भाव, अपनी निजता का भाव, आत्मसम्मान व आत्म प्रतिष्ठा के भाव का बोध कराना होता है। यह भी हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान
उसके विविध रूपों में की जाती है, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वर्ग, वर्ण, जाति, नस्ल, भेद, रंग इत्यादि जो जो स्वरूप होते हैं उनके आधार पर होती है, या धर्म या संप्रदाय के आधार पर की जाती है। इसी तरीके से उसकी क्षेत्रीयता, संस्कृति या राष्ट्रीयता के आधार पर उसकी कहीं न कहीं अपनी एक पहचान होती है। जब इस पहचान को कोई सामाजिक तत्व या कोई इस तरह का राजनीतिक पहलू जब उस पे चोट करता है, उस पे आघात करता है, जब उसकी आइडेंटिटी पर कहीं न कहीं खतरा मंडराने लगती है, तो यह खतरा ही उसके कहीं न कहीं अस्तित्व बोध पर खतरा होता है। अभी यहाँ अस्तित्व बोध और अस्मिता बोध दोनों में थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है, कुछ इसमें अलगाव का भाव देखने को मिलता है। इसे हमें समझ लेना ज़्यादा प्रासंगिक महसूस होता है। चूँकि अस्मिता जो होती है वह व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह वर्ग अथवा समुदाय आधारित होती है, क्योंकि इसमें एक पूरे समुदाय अथवा वर्ग को केंद्र में रखकर देखने की कोशिश की जाती है। जबकि हम यदि अस्तित्व बोध की बात करते हैं तो यह अस्तित्व बोध व्यक्ति के अपने होने यानी केवल अपनेपन, व्यक्तिनिष्ठ होने के बोध को बतलाती है, यानी स्वयं के बोध को। इसलिए अस्तित्व में स्वत्व का बोध होता है, निजत्व का बोध होता है, अहंकार या मोह का बोध होता है, या आत्मश्लाघता अर्थात प्रशंसन, अपनी खुद की प्रशंसा का भाव बोध उसमें छुपा होता है। इसीलिए अस्मिता और अस्तित्व दोनों में कुछ माइनरी अंतर देखने को मिलता है। सही अर्थबोध के मामले में यदि देखा जाए तो अस्तित्व का जो तात्पर्य है वह हमारे होने अर्थात मनुष्य के रूप में होती है, जबकि अस्मिता का जो तात्पर्य है वो हमारा होना अर्थात वर्ग या समुदाय के रूप में होने का बोध कराता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अस्तित्व व्यक्तिगत होता है, यानी अपने निजीपन के जीवन के विविध पहलुओं पर कहीं न कहीं विचार करने के लिए और चिंतन करने के लिए कहीं न कहीं स्रोत उपलब्ध कराता है, जबकि अस्मिता पूरे एक समुदाय और वर्ग को समाहित करते हुए अपनत्व के बोध को कहीं न कहीं शामिल करता हुआ नजर आता है। इस तरह से अपनी पहचान होने की अर्थात मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक समाजसेवी हूँ इत्यादि का जो बोध होता है वह कहीं ना कहीं अस्मिता बोध के माध्यम से होता है। अर्थात हम अपनी अस्मिता की निर्मिति स्वयं से करते हैं। अर्थात अस्तित्व बोध तो हम एक प्राणी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते बोध कर लेते हैं, लेकिन अस्मिता का बोध हम एक पूरे परिवेश से, पूरे वर्ग से कहीं ना कहीं यह तय कर पाते हैं कि हमारी क्या पहचान है। इसी तरीके से अगर अस्मिता बोध के पहलुओं को समझने के लिए एक उदाहरण यदि हम देखें तो हम बखूबी कह सकते हैं, और इस उदाहरण के माध्यम से हम अस्मिता के स्वरूप को भली भांति समझ भी सकते हैं कि जैसे एक दलित कितनी भी शिक्षा क्यों न ग्रहण कर ले, लेकिन वह मंदिर का पुजारी बनना तो दूर, मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर पाता। इसके पीछे एक सामाजिक षड्यंत्र कार्य करता है। अर्थात इस तरह से उस दलित की जो सामाजिक रूप से अस्मिता है उसकी एक खास पहचान है, अर्थात खास पहचान या स्थिति है। लेकिन अगर सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए, सामाजिक जो उद्भावना को देखा जाए, सामाजिक जो बनावट को देखा जाए, तो उस हिसाब से सामाजिक व्यवस्था उसको वह अधिकार प्रदान करने नहीं देती जिससे वह किसी मंदिर का पुजारी बनना तो दूर, मंदिर में प्रवेश भी कर पाए। अर्थात यहाँ एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी ज़रूरी है कि वह एक दलित की हैसियत से अपनी एक पहचान तो रखता है, लेकिन एक अस्मिता जो उसकी अपनी एक अस्मिता है, वो एक डॉक्टर होने की एक जो पहचान है वह समाज के रूप में, शिक्षित रूप में ज़रूर है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जब वह वर्ण व्यवस्था के
कहीं ना कहीं अंतर्गत अपने को पाता है, तब वह जाकर उसकी अस्मिता पर कहीं ना कहीं प्रघात पहुंचता है, क्योंकि यह व्यवस्था उसे मनुष्य होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। कुल मिलाकर विमर्शों की स्थिति का कहीं ना कहीं स्वरूप है, यहीं से जन्म लेती है, जब उसके स्वयं के होने के बोध, अर्थात अपने अपने मनुष्यता के बोध, अपने इंसानियत के बोध, अपने निजत्व के बोध पर जब प्रहार होता है, तो कहीं ना कहीं वह विमर्श को कहीं अपनाता है, और उसी विमर्श के माध्यम से अपने इन अधिकारों को पाने, इन अस्मिता के अधिकारों या अस्मिता के स्वरूप को प्रदान कराने की पहल करता है। निश्चित तौर पर विमर्श एक बड़ा बिंदु है, और विमर्श के ही माध्यम से उन सभी स्थितियों या सभी अधिकारों को प्राप्त करना आसान हो जाता है, जिसके लिए आज तमाम तरह के जो विमर्शकारी आंदोलन हैं या विमर्शकारी रूप हैं, वह इसका सहारा लेकर अपने खोए हुए अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर संघर्षशील भी हैं। यहाँ एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति की अस्मिता का प्रश्न यहाँ अचानक नहीं उठता। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं मैस्लो, उनका पंचपदीय सिद्धांत हमें याद आता है, और यहाँ पर उसका जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस पंचपदीय सिद्धांत को बताने की कोशिश वो करते हैं, उसमें उन्होंने किन किन बिंदुओं पर जोर दिया है। तो एक तरफ मैस्लो ने यह बताया है कि 5 जो मनुष्य के जीवन में 5 स्टेज आते हैं, और वह स्टेज कौन कौन से हैं। तो जो पहला स्टेज उन्होंने बताया है, वह है जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनको लेकर, यानी किसी भी मनुष्य की जो आवश्यक यानी प्राथमिक ज़रूरत है, वो है भूख, हवा और पानी की। अर्थात जब किसी व्यक्ति की इन ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, या इन ज़रूरतों को पूरा करने में कहीं ना कहीं रुकावटें उत्पन्न होती हैं, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति उन सभी चीज़ों से अपने आप को कटा हुआ या कहीं ना कहीं दूर होता हुआ महसूस करता है। दूसरी ज़रूरत के रूप में उन्होंने बताया है कि दूसरी ज़रूरत है रक्षा। जो सुरक्षा का भाव है, या रक्षा का जो भाव है, या स्वास्थ्य का जो भाव है, नौकरी का जो भाव है, आवास का यानी रहने का जो ठिकाना का भाव है। कुल मिलाकर जो दूसरी जो ज़रूरत है, वह है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से अपने को समृद्ध बनाना। अर्थात जब पहली अवस्था उसकी पूर्ण होती है, अर्थात भूख, प्यास, हवा, पानी, इन सभी चीज़ों की आवश्यकताएं उसकी दूर होती है, तो वह सुरक्षा की दृष्टि से अपने को देखता है, और वह चाहता है कि सुरक्षा के उन सभी इंतज़ाम को वो पूर्ण कर पाए, या उसका सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ एक तरह से पूर्ण हो जाए। जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा है, या आवास संबंधी सुरक्षा है, या बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा है, या नौकरी यानी अर्थ को कहीं ना कहीं समृद्ध करने की जो सुरक्षा है। तो इन सभी सुरक्षा के भावों को कहीं ना कहीं वो पूर्ण करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से तीसरी जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो है सामाजिक ज़रूरत। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है, और सामाजिक व्यक्ति होने के कारण समाज में रहते हुए वह निम्नलिखित चीज़ों को करता हुआ नज़र आता है, या उसे आवश्यकता पड़ती है। जैसे दूसरे से जुड़ाव की जो ज़रूरतें हैं, जुड़ाव रखना, यानी किसी भी अन्य जो व्यक्ति हैं समाज के, उन समाज के अन्य व्यक्तियों से वह सदैव जुड़ा रहना चाहता है। इससे प्रेम और स्नेह की भावना उसके अंदर पनपती है, और यही कारण है कि वह एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम के उन बंधनों में बंधा हुआ महसूस करता है। इसी तरीके से उन्होंने बताने की भी कोशिश की है आगे कि जो चौथी जो ज़रूरत होती है, वह ज़रूरत होती है सम्मान। अर्थात सम्मान की जो सम्मान पाने, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, इस तरह की चीज़ें प्राप्त करने की। जब व्यक्ति
आवश्यकता, अपनी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको पूर्ण कर लेता है, सुरक्षा के भाव को पूर्ण कर लेता है, समाज में एक दूसरे से जो प्रेम संबंध, जो जो मानवीय एक तरह से बंधन है उसको समृद्ध कर लेता है, तब वह सम्मान की दृष्टि से देखता है और उसकी ये इच्छा होती है कि मुझे आत्मसम्मान मिले, मुझे वह गौरव मिले, मुझे वह पहचान मिले, जिससे कि मैं एक तरीके से एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर जाना जाऊं। इसके लिए वह अपने दोस्तों से ये उम्मीदें करता है, अपने परिवार से यह उम्मीद रखता है, अपने समाज से यह उम्मीद करता है। तो इस तरीके से उसकी सामाजिक जो ज़रूरतें जब पूर्ण होती है तो वो सम्मान का जो भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, यही उसके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और पांचवी जो अंतिम जो उन्होंने ज़रूरत बताई वो है आत्मसिद्धि की, और यही आत्मसिद्धि उसे किसी न किसी कला में, जैसे रचनात्मक या सृजनात्मक या रचनात्मक जो जो कला होती है उस ओर समृद्ध करती है, उस ओर ले जाने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से मैस्लो की जो ये पंचपदीय प्रणाली है, कहीं न कहीं किसी जो अस्मिता है, अस्मिता को बताने या अस्मिता की परख कराने में कहीं न कहीं एक तरह से दिशा निर्देश देती है, और यह बताती है कि किस तरीके से किसी की प्राथमिक ज़रूरतों को ही यदि रोक दिया जाए तो वो दूसरी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी प्राथमिक ज़रूरत जो भूख और हवा पानी इस तरह की जो ज़रूरत है उसे ही पूर्ण करने में उसे अपने कई वर्षों के जीवन को व्यतीत कर देना पड़ता है। और इस क्रम में हम दलित आदिवासियों के जीवन को बखूबी देख पाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर इस तरीके के बिंदुओं से यह समझ पाते हैं कि जिस अस्मिता का जो हम बोध अपनेपन के भाव में कर पाते हैं या अपनत्व के जो भाव में हो पाता है, वह अस्मिता का बोध अस्तित्व के बोध से किस तरीके से अलग दिखाई पड़ता है और किस तरीके से वह अपने मानव को पूर्ण करता हुआ नजर आता है। यहाँ अमर्त्य सेन का एक महत्वपूर्ण कथन है, उस कथन को देख लेना जरूरी है, जहाँ वह लिखते हैं कि अस्मिता को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा हिंसा को जन्म देती है। अपनी अस्मिता पर आए खतरे के समक्ष अन्य भावनाएं जैसे सहानुभूति, सहनशीलता, सद्भावना इत्यादि क्षीण हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब अस्मिता किसी की खतरे में होती है तो उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है व्यक्ति की, वह अत्यंत घातक होती है, हिंसात्मक होती है, क्योंकि वह अपने जो स्वत्व का बोध है, अपने होने का बोध है, जब उस पर खतरा मंडराता हुआ देखता है तो वह निश्चित तौर पर खौबला जाता है, वह भयभीत हो उठता है, क्योंकि वह इससे परहेज नहीं कर पाता और उसे पाने की कोशिश में वह अपनी सहानुभूति, सहनशीलता, सद्भावना जैसे जो मूल्य हैं उसको छीड़ होता हुआ पाता है। उसके अंदर वो भाव नहीं रह जाते जो एक धैर्यवान व्यक्ति के समक्ष दिखाई पड़ते हैं। इसी क्रम में वो आगे भी लिखते हैं कि लेकिन पहचान की भावना हत्याएं भी करवा सकती हैं। क्रूर से क्रूर हत्याएं किसी समूह के अंग होने की पहचान और यह कि हम दूसरे समूह से अलग हैं, कई दफ़ा दूसरे समूह से दूरियां और उनसे भिन्न होने का भाव भी पैदा कराती हैं। यहाँ पर जो अमर्त्य सेन के विचार हैं वो निश्चित तौर पर प्रासंगिक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी इस तरह की अस्मिता की लड़ाई को देखते हैं तो वो पहले तो विमर्शकारी रूप में होता है, लेकिन जब वह अस्मिता पर अत्यंत प्रघात होती है, जब अस्मिता के उस स्थिति पर कोई सुधार नहीं होता, तो इस तरीके से वो हत्या जैसे निर्मम स्वरूप को भी जन्म देता है, जो कहीं ना कहीं घृणित भी माना जा सकता है। और वह किसी भी सभ्य व्यक्ति को क्रूर बनाने में भी अपनी एक महती भूमिका निभाता है। इस तरीके से कई बार जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो एक सोच होती है, किसी भी देश की एक पहल होती है, उसको कहीं ना कहीं अपूर्ण होते हुए दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से
अमर्त्य सेन के जो चिंतन प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर प्रासंगिक ठहरते हुए देखते हैं, क्योंकि जब अस्मिता पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ता है तो वह अपने मांगने पर भी, अर्थात जब वह अपने मांग को पूर्ण करने की जो अधिकार, जो पहचान, जो स्वतंत्रता, इस तरह के जो निश्चित रूप से जो उसके पहलू हैं उनको जो प्राप्त करने में वो अक्षम दिखाई पड़ता है, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, हिंसात्मक स्वरूप को धारण करता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। और वही एक दिन इतना भयानक रूप धारण करता हुआ पाया जाता है जो किसी भी क्रूर से क्रूर कार्य करने की या निंदनीय से निंदनीय कार्य करने की ओर पहल कर सकता है। इसीलिए वो मानते हैं कि चूँकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कोमल भावनाएं और जो कहीं ना कहीं सोचने की, जो चिंतन करने की जो शक्ति होती है उसको छीड़ करती है, उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाती है। तो इस तरह से ये भावनाएं कहीं ना कहीं संघर्ष का के रूप में बदल जाती हैं और वो मानवीय जो बोध होते हैं उनको कहीं ना कहीं समाप्त करती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर अस्मिता में जो अस्तित्व बोध की प्रधानता होती है वह अस्तित्व बोध अपने होने के व्यक्तिगत स्वरूप को कहीं ना कहीं इंगित कराती है, और जो अस्मिता का जो स्वरूप है वह कहीं ना कहीं वर्ग या समुदाय के रूप में उसको कहीं ना कहीं वर्णित करती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से चूँकि प्रत्येक जो मनुष्य होता है वह सजीव प्राणी है, और सजीव प्राणी होने के साथ साथ वह प्रकृति से जुड़ा होता है, इसलिए उसके अंदर सोचने, समझने, चिंतन करने की तथा भविष्य में घटने वाली उन सभी घटनाओं को पर कहीं ना कहीं विचार करने की एक तर्क सिद्ध बुद्धि प्रदान होती है, और उसी बुद्धि के मार्फत से वह समझ पाता है कि कोई घटना किस तरीके से घट रही है या उसके पीछे के कारण क्या है। तो जब इतने विचारवान होने के बाद भी वह अपने होने के बोध या निजी बोध के उन पहचानों को बता पाने में कहीं ना कहीं अक्षम हो पाता है, जब सामाजिक स्वीकृति उसे कहीं ना कहीं इस तरह से सोचने के लिए विवश करती हैं, जब उसे समाज कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है, उसके निजी जीवन पर कहीं ना कहीं प्रहार करता है, तो यह कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान या आत्मगौरव को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की पहल होती है, और यह कहीं ना कहीं विद्रोही या हिंसात्मक रूप में आगे घटित होती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसलिए चूँकि किसी की भी सम्मान, प्रतिष्ठा या भावना को इज्जत देना हमारा कर्तव्य होता है, तो यह ज़रूरी बन जाता है कि किसी की अस्मिता को भी हम न नकारें और उसकी अस्मिता पर कहीं ना कहीं आक्षेप भी न लगाएं। इस तरीके से किसी की अस्मिता पर प्रहार करना या किसी की अस्मिता को धूमिल करना या किसी भी सामाजिक सोच या व्यक्तिगत सोच के खिलाफ वह होता है, और ऐसा करने से सदैव बचना चाहिए। चूँकि अस्मिता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत अपने वंचित, पीड़ित, शोषित व प्रताड़ित होने के एहसास से शुरू होती है, जिससे अपनी पहचान को प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अपने अधिकारों से वंचित वह समाज के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और षड्यंत्रों के खिलाफ खड़ा होता है और अपनी उस खोई हुई पहचान को पाने के लिए निरंतर संघर्षशील करता है। अर्थात संघर्ष की स्थिति किसी भी व्यक्ति के अंदर तब पनपती है जब उसे बिना कारण ही, कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता और बिना कारण के ही जब उसके ऊपर षड्यंत्र रचे जाते हैं, जब उसके जो संवेदनशील भाव हैं, जो उसके जो कहीं ना कहीं अब जीवन के जो मिठास बिंदु हैं उनको कहीं ना कहीं खटास में बदलने की कोशिश की जाती है, जो उसका भोलापन है उसका कहीं ना कहीं छलाव किया जाता है। तो इस तरीके के जो भी स्वरूप जब उसे समझ में आते हैं, जब वह चिंतन करता है और उसके पीछे के कारणों को समझता है, तो निश्चित तौर पर वह इन षड्यंत्रों को भली प्रकार समझने लगता है और तत्पश्चात इसके खिलाफ पुरजोर कोशिश करते हुए विरोध करता है और इन साजिशों के खिलाफ आंदोलन करता है।
चूँकि अस्मिता को व्याख्यायित करते हुए कथाकार व आलोचक राजेंद्र यादव ने लिखा है कि अस्मिता अपने निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और उस समाज की पहचान भी है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। यह संदर्भ जाति, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग के हिस्से के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर राजेंद्र यादव का यह कथन निश्चित तौर से प्रासंगिक ठहरता है कि कहीं न कहीं जिस अस्मिता मूलक जो विमर्श है या अस्मिता की जो पहचान है वह निजी क्षेत्र में कम बल्कि वर्गगत या सामाजिक क्षेत्र के रूप में पहचान के रूप में दिखाई पड़ती है और यह तय कराती है कि आपकी जाति क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी जो बोली है, आपकी संस्कृति जो है, आपकी जो वर्गगत पहचान है, जातिगत पहचान है, आपकी पेशागत जो पहचान है, इसको कहीं ना कहीं वो व्याख्यायित करने की कोशिश करती है। और इस रूप में जब हम अपनी उस पहचान में धूमिल होते हुए दिखाई पड़ते, उस पहचान में कहीं ना कहीं हमारे साथ छलाव किया जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो निश्चित तौर पर यह हमें चिंता में डालता है, हमें चिंतित होने के लिए मजबूर करता है। तो यह घातक होता है और घातक होने के साथ साथ यह किसी भी मानवीय प्रवृत्ति को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के कदम निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं होते हैं। इसी ओर राजेंद्र यादव जी ने कहीं ना कहीं अपने इन पंक्तियों के माध्यम से इशारा किया है। इसी क्रम में अर्चना वर्मा ने भी अस्मिता मूलक विमर्शों के संदर्भ में एक दृष्टि प्रदान की है, देखने की पहल करती हैं और वो इस क्रम में उनका मानना है कि अस्मिता मूलक विमर्श जो हैं वह आज के राजनैतिक सामाजिक दृश्यों का सबसे अधिक मुखर और प्रमुख स्वर है। यानी आज जो वर्तमान समय में जो चर्चा परिचर्चा का जो विषय है वह किसी भी व्यक्ति के अस्मिता को लेकर प्रमुखता से दिखाई पड़ रहा है। यानी अस्मिता की को केंद्र में रखते हुए जो राजनैतिक व सामाजिक दृश्यों से या सामाजिक दृष्टि से जो भी पहल हो सकती है, सोचने की जितनी भी मानक हो सकते हैं, जितनी भी क्षमताएं हो सकती है, उन्हीं क्षमताओं को यहाँ पर रख कर कहीं ना कहीं बातचीत किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है। वे आगे लिखती हैं कि जब किसी की भी अस्मिता खतरे में पड़ती हुई दिखाई देती है तब विमर्श की स्थिति उत्पन्न होती है। दलित, वंचित व उपेक्षित वर्ग अपनी अस्मिता को बनाए रखने, अपने उपेक्षा भाव से ऊपर उठने, अपनी पहचान के प्रति मोह को संभाले रखने, समाज के मुख्य धारा में शामिल होने की चाह लिए एवं बिना किसी भेदभाव व वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना करने की आज़ादी वह इसमें अपने आप को ढूंढते हैं या अपने होने के बोध को इसमें पाते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजेंद्र यादव जी ने अपने कथनों के माध्यम से इशारा किया, उसी तरीके से अर्चना वर्मा जी ने भी इन परिदृश्यों में जो वर्तमान स्वरूप में कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा के दृश्य में दिखाई पड़ रहे हैं, उसी को कहीं ना कहीं वो आगे व्याख्यायित करते हुए बताने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से जो अस्मिता है जब उसके ऊपर खतरा मंडराता हुआ नज़र आता है तो यह खतरा क्यों है या कैसे उत्पन्न हो गया या इसके पीछे के कारण क्या है, इस कारणों की पड़ताल करने के लिए विमर्श का रूप धारण होता है, यानी विमर्श को जन्म दिया जाता है। चूँकि दलित, वंचित व उपेक्षित जो वर्ग है उनकी जो एक अपनी खास पहचान है, जो उनकी उपेक्षा भाव के पीछे के छुपे साजिश हैं, जो कारण हैं और उनके अपनेपन के जो अपनी पहचान से के प्रति जो मोह है, उस मोह को संभाले रखने की एक दृढ़ इच्छा है या अपने लगाव है, ये सभी कहीं ना कहीं किस तरीके से छीण हो रहे हैं या उनको किस तरीके से इससे वंचित किया जा रहा है, इसी सब बिंदुओं पर कहीं ना कहीं आज के अस्मिता मूलक विमर्शों में चर्चा परिचर्चा करने की पहल की जा रही है। और यह कहीं ना कहीं पहल सकारात्मक स्वरूप को धारण करता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि आज इसी पहल के माध्यम से
अस्मितामूलक विमर्श के जितने भी विमर्शकारी रूप हैं, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, चाहे आदिवासी विमर्श हो, या अन्य जो अल्पसंख्यक भाषाई क्षेत्रीयता जितने भी विमर्श आज जन्म ले रहे हैं, वो सभी ना सभी खाद बीज उन्हें इसी विमर्शकारी स्वरूपों के माध्यम से मिल रहा है। और अपने ज़रूरत की जो भी चीज़ हो सकते हैं, जो भी वाद विवाद संवाद की स्थिति हो सकती है, वो आज बड़े खुले तौर पर यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह से उपरोक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अस्मिता विमर्श वंचितों को अपने खोए हुए अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए एक तरफ जहां मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ससम्मान जीने एवं एक मनुष्य होने के नाते उन सभी अधिकारों, मूल्यों, स्थितियों को प्राप्त कराने की भी पहल भी करता है, जिससे कि वह वंचित बने रहने जिससे वे वंचित बने रहे और सच्चे मायने में अपने होने के बोध को वो पूर्ण न कर पाए। जो उनके अधिकार हैं, जो उनके मानक हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनके कहीं ना कहीं सामाजिक जो स्तर मिलना चाहिए, उन सब से यदि वो वंचित रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूर रहे हैं, तो इस दूराव को, इस अस्मिता की स्थिति में किस तरीके से उनके खोए हुए पहचान को वापस दिलाया जा सकता है, इन्हीं सभी बिंदुओं की कहीं ना कहीं पड़ताल इस अस्मितामूलक विमर्शों के माध्यम से आज बखूबी की जा रही है। और ये केवल हिंसात्मक रूप और विद्रोही रूप को ही उत्पन्न करने की इसमें पहल नहीं है, बल्कि इसमें देश की जो संवैधानिक स्वरूप या ढांचे की जो मूल प्रवृत्ति है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो पहल करना, उसको स्थापित करने की कोशिश करना, उस ओर भी ये कार्य कर रही है। यह चाहती है कि सबको समान रूप से मनुष्य का दर्जा मिले और सबको सामाजिक स्तर प्रदान किया जाए, सब समान रूप से एक जैसे अपने जीवन यापन को बिता पाएं। चूँकि कोई भी व्यक्ति या वर्ग असुरक्षित की भावना के साथ नहीं रह सकता, वह अपनी अस्मिता के संकट को से जल्द बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए विमर्श की स्थिति पैदा होती है। जब विमर्श की स्थिति तो पहले कभी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब किसी के जीवन में कोई घटना घटती है या जब उसके जीवन के कोई इस तरह का विलक्षण स्वरूप उत्पन्न होता है, जब वह अत्यंत चिंतित होता है, जब वह यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि अब उसके जीवन का निवारण कैसे हो सकता है, क्या वह पैदा हुआ या एक तरह से मनुष्य का यह शरीर धारण किया हुआ अपने आप को आत्मग्लानि के रूप में ही पा सकता है, तो तब वह विमर्श का सहारा लेता है, तब वह चिंतनशीलता का सहारा लेता है और इस तरीके से वह इसके उत्तरों को ढूंढता हुआ कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्षों पहुंचता है, जो निष्कर्ष उसके कहीं ना कहीं अवधारणा, विचार या कहीं ना कहीं सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में महती भूमिका निभाते हैं। किसी भी वर्ण, वर्ग, लिंग, नस्ल, जाति आदि के प्रश्नों को लेकर प्रत्येक व्यक्ति और समूह अपनी अपनी अस्मिता के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि एक ओर जहां व्यक्तिगत अस्मिताओं की चर्चा बड़ी ही तेजी से की जा रही है, जिसमें पुरुष, किसान, विकलांग जैसे इत्यादि प्रमुख मुद्दे देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक अस्मिता जैसे दलित, आदिवासी, स्त्री, क्षेत्रीयता, भाषाई, किन्नर एवं अल्पसंख्यक मुद्दे भी चर्चा के कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिस जाति, वर्ग, लिंग, जो नस्ल, क्षेत्रीयता, भाषा इत्यादि जिन बिंदुओं को लेकर जो विमर्श का रूप धारण हुआ और यह कहा जाने लगा कि हमें किसी जाति होने पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, या जाति होने से, एक खास जाति में पैदा होने से क्यों हमें नकारा जाता है। इसी तरीके से लैंगिक आधार पर किसी महिला के मन में यह विचार उत्पन्न होना कि हम एक स्त्री हैं, स्त्री के योनि में जन्म लेने से जब हमारे अस्मिता पर क्यों कटाक्ष किया जा रहा है, हमें क्यों शोषित किया जा रहा है, हमें हमारे ऊपर इस तरह के षड्यंत्रकारी साजिशों का प्रहार क्यों किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम तरह की जो चर्चा परिचर्चा की परिदृश्य को जब हम देखते हैं तो दो तरह के विमर्शकारी रूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो व्यक्तिगत
कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर चलता है, जिसमें पुरुष, किसान, विकलांग इस तरह के मुद्दे अधिकतर देखने को मिलते हैं, जो व्यक्तिगत अस्मिता को अब कहीं न कहीं धारण किए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वहीं सामूहिक या सामुदायिक जो विचारधारा को ग्रहण किए हुए कुछ मुद्दे हैं, जिसमें दलित, आदिवासी, स्त्री, किन्नर, क्षेत्रीयता, भाषाई इस तरह के जो भी मुद्दे शामिल किए हुए जो विमर्शकारी रूप देखने को मिलते हैं, वो इन 2 रूपों में कहीं न कहीं आज हमारे समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्तिगत अस्मिता है अथवा सामूहिक अस्मिता अपने को मुख्य धारा से अलग मानते हुए जब स्वयं के अंदर निराशा व हताशा की स्थिति को महसूस करते हैं, तो इन्हीं महसूस के पहलुओं का वह सामना अपने होने या अपने कहीं न कहीं कर्तव्यों को पाने या अपने अधिकारों को प्राप्त करने तथा उन षड्यंत्रकारी साजिशों से निवृत्ति पाने की पहल में वह कहीं न कहीं एक विमर्श को कहीं न कहीं जन्म देते हैं, एक विमर्श को कहीं न कहीं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, और वही विमर्श एकजुटता के रूप में अस्मिताओं को लेकर किया जाने वाला विमर्श के दिखाई देता है। चूँकि उसे अन्य के मुकाबले या तो कोई महत्व नहीं मिलता है या मिलता भी है तो बहुत कम। क्यों? क्योंकि इन जितने भी अस्मितामूलक विमर्श हैं, इन विमर्शों में एक खास बात यह देखने को मिलती है कि उन्हें अन्य जो भी मुख्य धारा के जो कहीं न कहीं तत्व रहे हैं, मुख्य धारा के जो भी वर्ग रहे हैं, जाति रहे हैं, चाहे वो धर्म रहे हैं, उन धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण जितने भी पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं के समक्ष इन्हें न तो कोई अधिकार प्राप्त हुआ और न ही कोई महत्व प्रदान किया गया, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो। किसी भी दृष्टि से वो अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता रहा। अगर कहीं दिया भी जाता रहा तो वो बहुत ही कम, एकदम बिल्कुल निम्न मात्रा में। इसीलिए उन्हें अपने असुरक्षा की भाव या व्यक्तिगत कहीं न कहीं व्यक्तिगत आत्मग्लानि का जो भाव है उनके अंदर पैदा करता है, असुरक्षा का भाव पैदा करता है। इसीलिए वह इस असुरक्षा के भाव को, इस आत्मग्लानि के भाव को दूर करने की पहल में एकजुट होकर किसी मंच के माध्यम से अपनी बात को रखने की पहल करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि उनकी बात को सब सुने और यह जाने कि उनके साथ किस तरीके से सामाजिक प्रताड़नाएं, सामाजिक सोच, सामाजिक षड्यंत्र और सामाजिक तरीके से किस तरीके से मायाजाल फैलाया जाता रहा है, जिससे वो उसी तरह से कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीमार बनाए जाते रहे हैं। तो इस तरह के परेशानियों से निजात पाने के लिए वह आज जग चुके हैं, वह समझदार हो चुके हैं, वह चेतनाप्रद बन चुके हैं और कहीं न कहीं इसी चेतना के बल पर वह अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर लगनशील हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें वो अधिकार ससम्मान वापस मिले, जिस अधिकार की कामना वह पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन आज उन्हें वो अधिकार समझ में आते हैं कि वह एक मनुष्य होने के नाते स्वयं का जो बोध है वह कितना बड़ा प्रभावशाली होता है। अगर किसी जाति होने के कारण अगर उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वह जाति की ग्लानि या जाति की नीचता बोध का जो आभास होता है, यानी जाति दंश की जो पीड़ा होती है, उसकी वह पड़ताल अपने अंतर्मन में जिस तरह से करता है, वह निश्चित तौर पर उसके लिए दुख की स्थिति को उत्पन्न कराता है। तो इसलिए वह ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए वह मंचों के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और वही बुलंदी आवाज़ आज अस्मिता के केंद्र बिंदु के रूप में बनी हुई दिखाई पड़ रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्मिता के भावबोध को जागृत करने के लिए किया गया विमर्श ही अस्मितामूलक विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत वे सभी विषय आ जाते हैं जिन्हें मनुष्य होने का बोध करने
अथवा मनुष्यता की कसौटी पर कसने हेतु जरूरी ठहरते हैं। यानी वे सभी कुछ बिंदु इसमें शामिल कर लिए जाते हैं जो किसी मनुष्य को मनुष्य होने के बोध को कराए या उसके मनुष्यता की कसौटी को पूर्ण करने में, यानी मनुष्यता के उन सभी बिंदुओं को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं सक्षम बनाए। तो वे सभी कुछ इस अस्मितामूलक विमर्शों के केंद्र बिंदु में शामिल कर लिए जाते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि यह जो विमर्श है, यह जो कहीं ना कहीं जो जो चर्चा का जो एक मंच स्थापित किया गया है, उस मंच के माध्यम से ससम्मान आत्मगौरव का जो भाव है वो सबके अंदर उत्पन्न हो और सबको वो सम्मान मिले, सबको वो अधिकार मिले, सबको वह संपत्ति का स्वरूप मिले, सबको वह कहीं ना कहीं जगह मिले जिससे वह ससम्मान अपने आप को जीवन यापन करने में बिता पाए। अगर ऐसा किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर यह अत्यंत ही उचित कार्य हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम अस्मितामूलक विमर्शों के इन